आप लोगों को अगर कोई भी डेटा को गेट करना है तो कैसे करना है, और अगर आपको डेटा को मतलब ये कह लीजिए कि सेव कराना है तो कैसे कराना है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर एक दो चीजें और देखेंगे। अच्छा, इमेज वाला ऑप्शन तो हो गया था ना सभी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको रन करने में? नो मैम, चल गया था वो। मैम यहाँ से हो गया था, बट वो जेएसपी से कैसे करते हैं उसमें बहुत वो हो जा रहा है। हाँ, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैं आप लोगों को डाउनलोड अपलोडिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, ठीक है। यस मैम। तो मैं एक काम करती हूँ ना, आप लोगों को मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनवा देती हूँ जिसमें हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। उससे आप लोग इसको फिर कर पाओगे। तो सर्वलेट से भी कर सकते हैं, जेएसपी से भी कर सकते हैं, दोनों चीजों से हो सकता है। तो मैं आपको जेएसपी से बता देती हूँ, ठीक है, कैसे करना है। फिर अकॉर्डिंगली आप लोग अपने अपने प्रोग्राम्स में उस चीज को ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गिव मी सम 2 seconds। आइडिया दे देती हूँ कि कैसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं, मेवन प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगी, या चलो मेवन में भी बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों को जेएसपी के थ्रू बता देती हूँ नॉर्मल प्रोजेक्ट में इसको कैसे यूज करना है। जैसे अभी तक तो हम ऐप डॉट जावा वगैरह बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम बेसिकली हाइबरनेट का टास्क करके दिख रहे थे। तो एक काम कर सकते हैं ना, एक न्यू फाइल बना देते हैं। इसको हम बनाएंगे, चलो जेएसपी वाला बनाना है तो वेब प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, तो न्यू प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं, फिर बेटर वही रहेगा। तो मेवन प्रोजेक्ट उठाते हैं, नेक्स्ट लेंगे, और यहाँ पे आके org.apache.maven.archetypes ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट इट लोड फर्स्ट। Okay, I think it is taking longer today. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें वेब ऐप लेके दिखेंगे, ठीक है। मेवन आर्कटाइप वेब ऐप को लेना है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। डाउनलोड अपलोड डेमो कर देते हैं इसको, com.files में ले लेते हैं। सो लेट इट क्रिएट द प्रोजेक्ट फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप लोग पहले तो एक मेविन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको लिया था जेएसपी डाउनलोड अपलोड डेमो। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें करना क्या होगा, सबसे पहले वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम सेटिंग्स लगाते हैं। तो वही ऑप्शंस हम यहाँ पे सेट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमारा जो लाइब्रेरी है इसको JDK 23 पे ले आते हैं। सेकेंड थिंग, ऐड लाइब्रेरी करके टॉम कैट को डालना है सर्वर रन टाइम पे जाके। ओके, माय फॉरवर्ड कि मेरा जो सिस्टम है अभी अपग्रेड हुआ है, तो मेरा सर्वर यहाँ पे सेटिंग चला गया होगा, दैट इज द रीजन। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं सर्वर को डिलीट करके
दोबारा से लगा देती हूँ। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर्वर को डिलीट करके दोबारा से लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ लेना है टॉमकैट वर्जन 9.8, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना था, सॉफ्टवेयर को सेट करना था। ओके, तो ये आ जाएगी वैल्यूज, नेक्स्ट करते हैं एंड फिनिश कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ द सर्वर हैज बीन सेट। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में वापस आते हैं, राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, बिल्ड पाथ में चलेंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आते हैं। यहाँ चल के ऐड लाइब्रेरी करके सर्वर रन टाइम पे हम लोग अपाची लेंगे। अब देखो मेरे पास ना दो वर्जन दिखा रहा है, कभी ऐसा हो ना अगर, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन है, हो सकता है डिफेक्टेड वर्जन ना आ जाए, सो दैट वी नीड टू चेक। जैसे अभी मेरे में 2 दिखा रहा है ना, ऐसा हो जाता है कई बार जब आप लोग एक के साथ में दूसरा लेते हैं। तो मैं एक काम और कर सकती हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करती हूँ एक बार फिर से, और ऐसा इसको हटाने का एक जो तरीका होता है वो भी आपको मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, कई बार आती है, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, कि जब आप लोग टॉमकैट वर्जन लोगे, नेक्स्ट पे आओगे, तो देखो ये मेरे से यहाँ पे रन टाइम नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी सेट होता है। तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, फिर सर्वर रन टाइम एनवायरनमेंट के जाकर ऐड पे क्लिक करो। यहाँ पर जब आप लोगे तो ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसमें आती हूँ तो ये थर्ड ऑप्शन इसकी डाल रहा है, तो वो कह रहा है ऑलरेडी यूज में है, आप कोई दूसरा नाम ले लो, जबकि हमने वहां से डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो फिर नीचे एक और ऑप्शन आपको मिलेगी कॉन्फ़िगर रन टाइम की, यहाँ जाओगे और जब ये विंडो आपके सामने आ रहा है तो देखो ये प्रीवियस दोनों वर्जन यहाँ दिखा रहा है। आपको बस करना ये है कि इसको सेलेक्ट करना और रिमूव करना है, अगर आप नया डाल चाहते हो, पुराने को नहीं रखना चाहते तो अप्लाई क्लोज कर दीजिएगा। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट करो। अभी आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी नया ही बनाएगा ये, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो अब डुप्लीकेट्स नहीं होंगे इसके। अच्छा, एक और चीज सेट कर देते हैं, इसका हमें जो पोर्ट वगैरह सेट करना होता है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पोर्ट वैल्यूज को सेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ मैं कर देती हूँ 9001 और यहाँ कर देते हैं 8084 कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। नाउ माय सर्वर इज सेट। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे चलेंगे और अभी जो प्रोजेक्ट है हमारा हाइबरनेट का, कम टू दैट। Now again go to build path, configure file and add library. अभी एक ही ऑप्शन दिखा रहा है and let's finish it. तो आपका जो टॉमकैट लाइब्रेरी है वो इसमें सेट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो एरर्स आ रहे थे जेएसपी फाइल के वो चले जाएंगे। आफ्टर दिस आप लोगों को करना ये है कि आप लोग जब इस प्रोजेक्ट में आओगे, ठीक है, आपको यहाँ पर सोर्स पे जाना है, मेन पे जाना है और वेब ऐप पे जाना है, index.jsp ओपन करनी है। यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 लिंक्स बना देती हूँ। एक बनाते हैं href इक्वल्स टू, सबसे पहले जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ सिखा रही हूँ वो अपलोडिंग सिखाऊंगी, ठीक है, कि अपलोडिंग कैसे करनी है। तो लिंक तो बनाएंगे लेकिन अभी 2 मिनट इस पे हम हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। सो अपलोडिंग अ डॉक्यूमेंट, तो हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्म सेट करना पड़ेगा। तो आप लोग फॉर्म लोगे, फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाने वाली हूँ अपलोड फाइल .jsp, जिसको मुझे एक्शन पे कॉल करना है। एंड आफ्टर दैट नेम लेंगे, ठीक है, सॉरी नेम कह रही हूँ, मेथड लेंगे कि किस मेथड के थ्रू इसको भेजना है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट ले लेती हूँ और यहाँ पे ना आप एक और चीज लगाओगे enc टाइप। तो enc टाइप क्या लगेगा यहाँ पर, आपका enc टाइप आएगा मल्टी पार्ट, ठीक है, स्लैश फॉर्म डेटा, फॉर्म हाइफन डेटा, तो ये जरूर लगाना है। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, तो ये आपका बन गया। तो मतलब एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है यहाँ पर enc टाइप, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग टाइप। तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा किसके लिए आ रहा है, अपलोडेड फाइल के लिए आ रहा है, जो हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं
select file to upload, और यहां पे हम लेंगे इनपुट टाइप। अब टाइप में आप लोगे फाइल, ठीक है, इनपुट टाइप फाइल देना है। नेम जो है वो हम दे देते हैं एफ नेम, फाइल नेम के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप एक 2 बार br लगा दीजिए। आफ्टर दिस जब आपका ये चीज हो जाती है, सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं अपलोड, सॉरी माय मिस्टेक, अब इनपुट टाइप हम यहाँ ले लेते हैं सबमिट, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसी में ही आप इसमें इंफॉर्मेशन डाल दो। इनपुट टाइप सबमिट हो गया, और इसका नेम भी हम क्या कर देते हैं सबमिट, और वैल्यू जो है वो इसकी हम सेट कर देते हैं अपलोड अ फाइल। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन सेट करोगे, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, अपलोड फाइल के लिए एक फॉर्म सेट हो चुका है, ठीक है। अब देखो एक बार इसको मैं हल्का सा रन करके देखती हूँ, लेट्स जस्ट कंफर्म कि भाई यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। तो एक बार इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, और राइट क्लिक करके इसको हम रन करते हैं, रन एज ऑन सर्वर। अभी ये अपलोड नहीं करेगा फाइल, लेकिन फर्स्ट पेज आ जाएगा फॉर्म के साथ में, ठीक है। तो इसको एक बार चला के देखेंगे। तो सी यहाँ पर आपके पास आ गया अपलोडिंग ए डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट अ फाइल टू अपलोड, और चूज फाइल करेंगे तो यहाँ से हमारी फाइल भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको जैसी भी फाइल को सिलेक्ट कराना है, आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, तो वो फाइल आ जाएगी। देन अपलोड फाइल करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। अभी लेकिन एरर आएगा, क्योंकि इसको फाइल तो मिलेगी नहीं अपलोड फाइल .jsp, जो भी हमने बनाई नहीं है, ठीक है। तो मतलब इतना काम तो हो रहा है कि हमारी फाइल सिलेक्ट हो रही है, और फाइल सिलेक्ट होके वो नेक्स्ट पेज को सर्च कर रहा है। अब अगले फाइल के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना टास्क होगा फाइल को सिलेक्ट कराने का। आपको जहां पर भी चाहिए आप इसी टाइप से फॉर्म बना के यह सेट कर सकते हो। आफ्टर दिस नेक्स्ट आप क्या करना है कि वेब ऐप को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एन करो, और एक नई जेएसपी फाइल बनाओ। फाइल का जो नाम है वो वही रखेंगे जो हमने एक्शन में लिया था, अपलोड फाइल जेएसपी, अपलोड फाइल .jsp। तो ये हमारे पास एक जेएसपी फाइल बनकर आ गई। अब देखो वहां पर क्या हो गया था कि हमारी फाइल तो आ गई सिलेक्ट होके, अब हमारे को उसको जावा की हेल्प से बैकग्राउंड में सेव कराना है। लेकिन सेव कहाँ कराएंगे, कोई फोल्डर कोई डायरेक्टरी तो हमें सोचना चाहिए ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसी प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सारी की सारी अपलोडेड फाइल्स आएंगी। तो मैं यहाँ पे नाम भी रख देती हूँ इसका अपलोडेड फाइल्स, ठीक है। तो जितनी भी फाइल्स अपलोड होकर आएंगी ना वो इसी फोल्डर में जाएंगी। तो इसका हमें पाथ देना होगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा ना, अगर मान लो मुझे यहाँ पे अपलोडिंग करानी है, तो मुझे यहाँ पे एक इंपोर्ट देखना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन का यूज करूंगी, सिंपल है, नॉट रियली डिफिकल्ट। इसके लिए हमें स्क्रिप्टलेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं, एक क्लास है जावा की मल्टीपार्ट करके, ठीक है। तो मल्टीपार्ट नाम की एक क्लास है, मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट। अब देखो अभी मैं मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट दे दी तो कोई सजेशन भी नहीं दिखा रहा, और अगर मैं इस पे कर्सर लेके जा रही हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड एट दिस लाइन, मतलब एरर दिखा रहा है कि वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, एक डिपेंडेंसी चाहिए होगी जिसको हम फॉर्म में लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसकी इस क्लास का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए डिपेंडेंसी कौन सी चाहिए होगी वो भी देख लेते हैं। तो मैं पहले तो या डिपेंडेंसी स्टैक को ओपन करके रखती हूँ, नेट पे आ जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डिपेंडेंसी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डिपेंडेंसी को लेंगे, लाइक आपने यहाँ पे लिखना है, देखो डिपेंडेंसी कौन सी आएगी, यहाँ पे आप लिखोगे मल्टी पार्ट
ठीक है, मल्टी पार्ट वाली डिपेंडेंसी लेंगे, मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट डिपेंडेंसी या मेवन डिपेंडेंसी करके सर्च करना है। तो जब आप लोग इसको सर्च करोगे ना, आपको इसके काफी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको जो ऑप्शन लेना है ना, वो लेना है com.orieli.servlet वाला, ठीक है, और कोई मत लेना। क्या लेना है? com.orieli.servlet वाला। इस ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका एक ही वर्जन मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए ये वाला जो आपके पास डिपेंडेंसी आ रहा है com.orieli.servlet, ठीक है, इसी वाले डिपेंडेंसी को गेट करना है हमें। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, सेव करते हैं इसको। लेट्स सी इसको फाउंड होती है नहीं होती डिपेंडेंसी, थोड़ा सा एरर दिखा रहा है सी, क्योंकि ना इस डिपेंडेंसी के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है कि ना इसका एक ही वर्जन है, और कई बार ना एक छोटा सा कीवर्ड भी अगर गलत होगा ना तो ये एरर दिखाएगा। अगर मैं अभी इसके रिसोर्सेज में जाती हूँ, लाइब्रेरीज में, मेवन डिपेंडेंसीज में, तो देखो यहाँ पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं ला रहा, और इस पे जा रहे हैं तो एरर क्या दिखा रहा है? कुड नॉट फाइंड आर्टिफैक्ट com.orieli.servlet। तो मतलब इसको इसका आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब ये डिपेंडेंसी वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में ना हम एक काम करके देख सकते हैं, इसको वर्जन जो है मैं हटा के देखती हूँ। मैं अगर वर्जन हटा देती हूँ तो भी क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट बिल्ड एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है ना इस डिपेंडेंसी के साथ में, कि कई बार ये क्या करता है, आप लोगों का मतलब यहाँ पर जो फाइल है उसका इंफॉर्मेशन फेच नहीं कर पाता। तो इसका डिपेंडेंसी का वर्जन जो है ना, मेनली वो थोड़ा सा कई बार ट्रिकी हो जाता है निकालना। तो इसका हम तरीका कैसे निकाल सकते हैं, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट को यूज करना है तो वापस आते हैं, देखो यहाँ पे आपको काफी जगहों की डिपेंडेंसीज मिलती हैं। ये तो स्प्रिंग का है जिसको हम यूज नहीं करेंगे अभी, और यहाँ पे आप चलेंगे तो आपको रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार और चेक करते हैं यहाँ से, ये तो एग्जाम्पल ही बता रहा है। चलो डिपेंडेंसी ढूंढते हैं, डिपेंडेंसी कहाँ पे है इसकी, क्योंकि करेक्ट वर्जन आना जरूरी है, नहीं तो मैं ये करूंगी अपने किसी पुराने प्रोग्राम्स में से निकाल के दूंगी, बट आई वॉन्ट टू फाइंड इट हेयर फर्स्ट। तो यहाँ पे दे रखा है com.servlets वाली दे रखी है, वैसे तो cost.jar होती है, माय मिस्टेक। एक काम करते हैं, सिंपली हम इसको बोलते हैं cost.jar मेवन डिपेंडेंसी, इसको याद रख लेना, ठीक है। cost.jar लिख के सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ये एक्चुअली पैकेज है पुराना, ये 5 नवंबर वाला ही आता है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे हटा देते हैं। ये डिपेंडेंसी ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कई बार इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत आती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आना जरूरी है। देखिए अभी ये वाली डिपेंडेंसी को इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, और अगर मैं अब इसके रिसोर्सेज में चेक करती हूँ लाइब्रेरीज में, तो cost.jar भी आ गई, ठीक है। तो cost.jar अगर आ रही है तो ये वाला डिपेंडेंसी आप लोगे अपलोडिंग के लिए, ये ध्यान में रखनी है। मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट ये बहुत ही मतलब पुराना डिपेंडेंसी है ना, इसलिए कई बार इसको ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो मैं आपको ये शेयर भी कर रही हूँ ग्रुप में, तो आप लोगों के पास भी रहेगी, ठीक है। आफ्टर दिस वापस आते हैं अपलोड फाइल में। अब देखो अगर मैं मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट पे कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ तो इसका इंपोर्ट ये ऑटोमेटिकली उठा रहा है, ठीक है। तो आपका इंपोर्ट भी आ गया com.orieli servlet.multipart request, तो यही आना चाहिए था। एंड आफ्टर दैट जब आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है इसका, ठीक है, मतलब इसका फाइल का इंपोर्ट भी आ गया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इक्वल्स टू करते हैं और न्यू मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट लेंगे। और यहाँ पे हमें बस करना क्या है, एक तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट देना है, क्योंकि देखो जितनी भी वैल्यू दूसरी प्रोग्राम से, कह लो कि दूसरे प्रोग्राम में जो हमने फाइल बनाया था, जो फॉर्म बनाया था, फॉर्म की जितनी वैल्यू आती है ना लग के, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आती है, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तो जरूर लेना, क्योंकि वो फाइल का इंफॉर्मेशन है वो रिक्वेस्ट में स्टोर है। एंड कॉमा के बाद आपको क्या देना है, डायरेक्टरी पाथ देना है कि कहाँ पे सेव करनी है। जब फाइल अपलोड होके आएगी आपके पास, मतलब सर्वर के पास, तो वो कहाँ पे सेव करनी है। तो फोल्डर का हमें क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। तो अभी हमने जो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था ना, हम उसी का पाथ ले लेते हैं। ये रहा अपलोडेड फाइल्स फोल्डर, मैं इसको राइट क्लिक करके इसका क्वालिफाइड नेम कॉपी कर लेती हूँ,
और यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपने फोल्डर का क्वालिफाइड नेम दोगे, लेकिन ना ये नाम शुरू से आना चाहिए। जैसे ये तो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर से उठा रहा है ना, तो इसको नहीं लेते क्योंकि ये प्रॉब्लम करता ही करता है। तो हम एक काम करते हैं ना, अपलोडेड फाइल का जो फोल्डर है मैं इसको ओपन ही कर देती हूँ सिस्टम एक्सप्लोरर में शो इन करके। अब देखिए ये जो पूरा पाथ है ना, दिस इज व्हाट आई नीड। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेती हूँ और इसके अंदर आते हैं मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट कॉमा और इसके बाद डबल कोट्स में पाथ आ जाएगा। और जो पाथ आ रहा है इसके अंदर सिंगल स्लैश नहीं लेना है, डबल स्लैश लेना है। तो अगर आप इसे कहीं और स्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में ही करा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें आप इसको स्टोर कराओ सबसे पहले। आफ्टर दैट दिस इज द पाथ वेयर माय फाइल्स विल बी स्टोर्ड, जो भी अपलोड हो कराएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज डलवाना चाहती हूँ, अगर मतलब HTML के थ्रू डलवाना है वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर प्रिंट कराना हो तो आप सिंपल एक मैसेज भी ले सकते हो आउट डॉट प्रिंट करके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको थोड़ा अच्छी हेडिंग वगैरह में कुछ देना हो तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ H1 हेडिंग को, स्टार्ट कर दो इससे जस्ट पहले स्क्रिप्टलेट से, और स्क्रिप्टलेट के बाद H1 को क्लोज कर दो। ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। तो अब देखो हमारी फाइल सेट हो चुकी है और हमारा index.jsp भी सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपलोड फाइल डॉट जेएसपी अब हमारी वर्किंग है। अपलोड फाइल डॉट जेएसपी में थोड़ा सा एरर कहीं दिखा रहा है, लेट्स फाइंड इट आउट। अच्छा, यहाँ हमने सेमीकोलन नहीं लगाई, सेव कर देते हैं इसको। और अब इसकी फाइल को एक बार हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, एंड इसको हम रन एज ऑन सर्वर कर देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फाइल को चूज करेंगे, कोई भी फाइल ले सकते हो। ठीक है, तो एनी फाइल यू कैन टेक। तो मैं एक फाइल ले लेती हूँ, जैसे एक्सेल फाइल है, ओपन करते, फाइल आ गई, अपलोड फाइल पे क्लिक करते, क्या दिखा रहा है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं इसी फाइल को अपने प्रोजेक्ट में जाकर चेक करती हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर था यहाँ पे दिखा रहा है, फोल्डर में ही चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो इस फोल्डर में हमारी फाइल शो हो रही है, तो मतलब फाइल अपलोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमें एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो ये आपकी फाइल आ चुकी है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप कितनी भी फाइलें अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मुझे मान लो और भी फाइल अपलोड करनी है तो आप बस इस पे बैक करो, चूज फाइल करो। लेट्स सपोज मुझे कोई इमेज फाइल लेनी है, ठीक है, तो मुझे कोई इमेज फाइल लेनी है, जैसे कि यहाँ पर काफी सारी दिख रही है। तो ये अमेजोन की एक फाइल है, आई डोंट टू अपलोड दिस फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको अपलोड किया तो यहाँ पर लिखा गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। फोल्डर में जाकर देख रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे फाइल जो है अपलोड होके मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करके देख सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे कोड? यस यस कमलेश, क्या पूछ रहे थे? मैम जो साइज लिमिट लगा देते हैं कि लेस देन इतने एमबी होनी चाहिए, तो वो इसमें हो जाएगा? देखो बेसिकली क्या होता है, अभी बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी फाइल अपलोड होके आ रही है उसका साइज लेस देन 1 MB होना चाहिए अभी के लिए। अगर आपको क्या करना है, इसका साइज आपको अगर बढ़ाना है फाइल का, तो उसके लिए फिर हमें पोस्ट का साइज इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो पोस्ट में yes, साइज को भी डिफाइन करते हैं कि भाई कितनी साइज की मैक्सिमम फाइल हम लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो हम डिफाइन कर देंगे। फाइन, चलो अभी इसी के साथ साथ एक ऑप्शन और करके देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि हमें फाइल अपलोड कैसे करनी है।
अभी हम लोग ये देखेंगे कि फाइल को अपलोड तो हमने कर लिया, अब इसको डाउनलोड कैसे करके देखना है। कोई भी फाइल डाउनलोड करानी है तो आपके पास कुछ फाइलें होनी भी चाहिए जिनको आप डाउनलोड कराना चाहते हो। जैसे कि आप म्यूजिक वाले एप्स पे जाते हो या पिक्चर्स लेते हो, तो हम एक काम करते हैं ना, पहले कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले लेते हैं विच आई वॉन्ट टू अपलोड। ठीक है, तो मैं सारी अपनी डायरेक्टरी का पाथ तो नहीं दिखूंगी यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी ना, प्रोजेक्ट फोल्डर में ही डाल दूंगी। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहले आई थिंक आई स्टोर सम पिक्चर्स हियर। या तो मेरे पास कुछ फाइल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इनको भी यूज कर सकती हूँ। सो आई हैव सम फाइल्स हियर। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इन सारी की सारी फाइल्स को, कुछ चीजों को हटा देती हूँ और बाकी की सारी फाइल्स को कॉपी कर लेती हूँ। एंड कॉपी करके ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने अपलोड फाइल्स के लिए एक फोल्डर बनाया था ना, सेम वे में हम लोग यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डाउनलोडेबल फाइल्स। तो एक फोल्डर मैंने और क्रिएट कर दिया, डाउनलोडेबल फाइल्स, और इस फोल्डर में मैंने पिक्चर्स को जो मैंने कॉपी की थी सबकी सब पेस्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि देखो मेन डायरेक्टरी का पाथ देने की जरूरत नहीं होती, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखोगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास फाइल्स आ गई, या तो फिर आप डेटाबेस में रख सकते हो, डेटाबेस से भी उठा सकते हो फाइल्स को, कि यहाँ पर लिया और फिर उसके बाद उसको जो भी पंसर आ रहा है, जो भी यूजर आ रहा है, उसको वो हमने प्रोवाइड कर दी। अब देखो, जैसे अभी आपने अपलोडिंग का ऑप्शन देखा ना, ऐसे ही हम डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। डाउनलोडिंग करने के लिए आप index.jsp पे आओ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, एक HR बना देती हूँ साइज। ठीक है, इस तरीके से तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन सी बन जाएगी साइज 5 से। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम H1 में हेडिंग देते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन फॉलोइंग लिंक्स टू डाउनलोड। ठीक है, और हम यहाँ पे अपने कुछ लिंक्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फर्स्ट H3 हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोग बस अब करोगे क्या, आप हाइपरलिंक क्रिएट करोगे सबसे पहले। तो जैसे मैंने लिखा AHREF इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे आके हमें बस करना क्या होगा, अपनी फाइल का लेना होगा। जैसे कि मान लो file1.jsp करके मैंने एक फाइल बना दिया। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक हमें वहां ले जाएगा। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, मान लो मेरी इमेज है, जो डाउनलोडेबल इमेज में चलते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे काफी सारी इमेजेस हैं। जैसे कि मेरे पास चलो मैं इसका नाम रख देती हूँ picture1। ठीक है, तो मैंने अपनी जो भी फाइल है, जो वहां पे नाम लिखा हुआ आएगा, वो picture1 आएगा। तो ये मैंने पहला लिंक क्रिएट किया। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो आप और भी लिंक्स बना सकते हो। जैसे मैंने फाइल 2.jsp बना दिया, आप चाहो तो एक मेन फाइल पे भी अपलोड करवा सकते हो इसको ट्रांसफर। फिर वहां पे भी आप इसके अंदर ऑप्शन दे सकते हो कि कौन कौन सी ऑप्शन जाएगी, मतलब कौन कौन सी फाइल को डाउनलोड कराना है। तो अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं अलग अलग लिंक बना रही हूँ। तो मान लो मुझे यहाँ पे 2 पिक्चर्स देनी है जो कि डाउनलोड हो सकती है। ठीक है, तो अभी मान लो हमने file1.jsp क्रिएट करना पड़ेगा, तो JSP फाइल लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं file1.jsp। तो ये file1.jsp फाइल आ गई, राइट। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जैसे कि आपकी जो भी इमेज आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले उसका पाथ सेट करके रखना पड़ेगा। चाहो तो डायरेक्ट दे सकते हो, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पे हम सेव करके रखेंगे। तो आपकी फाइल का जो भी पाथ रहे उसको आप यहाँ पे प्रोवाइड करो विद नेम। तो जो मेरे पास फाइल्स हैं, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर आते हैं, करते हैं, यहाँ पे हमारा एक फोल्डर और बन गया डाउनलोडेबल फाइल्स का, विच हैज अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। तो ये picture1 जो है, ठीक है, इसका पाथ लेना चाह रही थी। तो मैं एक काम करती हूँ ना, राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, अपने फाइल में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो भी आपकी पिक्चर का क्या है पाथ है, दैट यू विल प्रोवाइड है।
एंड आफ्टर दैट सेम चीज करनी है, स्लैशेस को डबल कर दो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन लगा देते हैं। तो सबसे पहला काम तो करना है कि आपको अपनी फाइल का पाथ सेट करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपको यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स, क्योंकि देखो हम एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं यूजर को, तो अगर हम रिस्पॉन्स देते हैं तो हमें रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहली चीज सेट कंटेंट टाइप। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेट कंटेंट टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग फाइल का नाम इस तरह से देंगे कैपिटल्स में, एप्लीकेशन, ठीक है, स्लैश ऑक्टेट hyphen stream. This is the way we should like set the content type for files. After that next line में आ जाओ, यहां पे आपको response का header भी सेट करना है, तो set header करेंगे। अब header जब सेट करते हैं तो यहां पर हमें क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन देनी है, और क्या लिखना है, कंटेंट हाइफन डिस्पोजिशन। ठीक है, एंड कंटेंट डिस्पोजिशन के बाद वैल्यू में क्या देंगे, ये वेरिएबल नेम है कंटेंट डिस्पोजिशन, यहाँ पे वैल्यू में हम लोग बताएंगे कि हमारी अटैचमेंट क्या है, तो अटैचमेंट सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद फाइल नेम, क्योंकि ये रिस्पॉन्स में अटैच होके जाएगा इसलिए हमें ऐसा लिखना है, एंड फाइल नेम के अंदर हमें क्या करना होगा, अपनी फाइल का नाम देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको एस्केप सीक्वेंस का यूज करना है, जो स्लैश के साथ डबल कोट्स वाली आती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लैश डबल कोट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्लस के बाद आपको क्या करना है, अपनी फाइल का नाम देना है। अब देखो फाइल का नाम मैंने अलग से तो दिया नहीं था, राइट, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप फाइल का नाम अलग से सेव करके वेरिएबल का नाम दे दो, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट लिखोगे तो फिर स्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर फाइल का नेम भी ले लेती हूँ, तो मेरी फाइल का नाम क्या है वहां पर, pic1.jpg। मेक श्योर कि सारी की सारी नाम ठीक से लिखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई एरर ना आए। अब यहाँ पे आकर हमें क्या करना है, अगर आप वेरिएबल लेते हो तो आपको सिर्फ फाइल का नाम देना है यहाँ पर, ठीक है, पाथ नहीं देना। तो pic1, मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिया था, फाइल नेम, तो आप यहाँ पे फाइल नेम लोगे, ठीक है, फिर प्लस लगाओगे, डबल कोट लगाओगे, और फिर स्लैश कोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइल का नाम देना है, एंड आफ्टर दैट जस्ट पुट द सेमीकोलन है। तो ये चीज आपकी आएगी हेडर में। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फाइल आईओ का यूज करना है, इनपुट आउटपुट का। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फाइल इनपुट। अगर फाइल थोड़ी अच्छी है और आप डाउनलोड स्पीड ज्यादा अच्छी देखना चाहते हो ना, तो आप बफर रीडर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रही हूँ, नहीं तो आप बफर रीडर का यूज कर सकते हो, बफर इनपुट स्ट्रीम का भी यूज कर सकते हो अगर थोड़ा अच्छी डाउनलोड स्पीड रखनी हो तो। FIS करते हैं, इक्वल्स टू करते हैं, और न्यू, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम लेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या देना है, यहाँ पे अपनी फाइल का पूरा पाथ देना है, क्योंकि हमने नाम उसी में ही सेव किया हुआ है, तो हम यहाँ पे फाइल पाथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यूजुअली जब हम लोग डाउनलोड कराते हैं तो हमारे को उसको थोड़ा थोड़ा करके देना होता है डेटा, एक साथ में फाइल नहीं जाती, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग नहीं होती फिर ढंग से। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे उसको बाइट की तरह ही देना है। अगर आप डेटाबेस से फाइल उठाते हो तो आपके पास तब भी बाइट का ही एरे आने वाला है, ठीक है, तो उसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इंट कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं, आई जैसे ले लिया, फिर यहाँ पे आप लोग लूप चला दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप ले लीजिए, या फिर एक काम करो, आई में सबसे पहले ले ही लो, FIS डॉट, ठीक है, रीड फंक्शन लगा दो,
और FIS रीड ना मुझे बार बार चाहिए। आप ये भी कर सकते हो कि आप रीड ऑल बाइट्स एक साथ कर लो, और एक बार सारी बाइट्स आ जाए तो फिर उसको आप क्या करो, एक एक करके स्ट्रीम करा दो, मतलब वहां पे प्रिंट करा दो। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे मतलब पूरा ही लेना है। और अच्छा, एक और चीज भी है, अगर मान लो आपके पास डाटा बाइट में आ रहा है लेकिन आप उसको इंट में रखना चाहते हो, तो एक काम और करोगे, इंट का एरे लो, FIS डॉट रीड ऑल बाइट्स का फंक्शन यूज कर दो, सारी की सारी बाइट्स तो आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें देखो, एक तरह से हम बाइट को इंट में स्टोर कर रहे हैं ना, तो इसमें टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि छोटी वैल्यू बड़े में जा रही है। और यहाँ पे आ जाओ लूप के अंदर, यहाँ पे क्या करना है कि भाई जब तक आपका एरे है तब तक आपको लूप चलाना है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो, या फिर इसका एक और तरीका मैं वो भी करा सकती थी, बट अभी के हम इसी से करते हैं। अब देखो, इसमें डिफरेंस भी दिखाऊंगी क्या आएगा। अभी मैंने आइट में क्या लिया, रीड ऑल बाइट्स ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, फोर लूप ले लेती हूँ। इंट, यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, इसका नाम रख देते हैं डेटा। यहाँ लेते हैं i इक्वल्स टू 0, i लेस देन डेटा डॉट लेंथ कर देते हैं, फिर i को प्लस प्लस करा देते हैं। अब जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है, अब यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है वो भी चेक करते हैं। अब देखो, मैंने रीड ऑल बाइट्स किया था तो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बाइट टू इंट। ओके, अगर मान लो ये एरर आता भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, बस क्योंकि ये एरे में है इसीलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, रीड ऑल बाइट्स के केस में। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ भी रहा है तो भी नो प्रॉब्लम, आप लोग इसको टाइपकास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार इसके अंदर लिख देती हूँ अगर इंट, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन एक्चुअली वही प्रॉब्लम आ जाएगा ना कि हमारा इंट का क्या है, एरे है। तो ऐसे में ना ये दिक्कत करेगा ही करेगा। चलो फिर एक काम करते हैं, रीड ऑल बाइट्स ले तो लेगा लेकिन ये लेगा आपको बाइट के एरे में, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इसको चलो बाइट का ही एरे दे देते हैं, खुश रहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम नेक्स्ट टास्क ये करते हैं। अब यहाँ पे हमें आउट डॉट राइट करना है, और आउट डॉट राइट करते वक्त हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी वैल्यू को एक एक करके क्या करना है, सेंड करना है। तो आउट डॉट राइट में जाके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी वैल्यू को 1 बाय 1 सेंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, डेटा की जो आई की वैल्यू है उसे आप एक एक करके यहाँ पे भेजेंगे। अभी देखो, आपने देखा था कि राइट फंक्शन अगर आप लोडते हो ना तो ये क्या करेगा, डाउनलोड का ही काम करवाएगा। और इसके बाद जब आपका ये वाला टास्क खत्म होता है, फिर आप FIS को क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे इस पेज पे कुछ भी प्रिंट कराना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या लेना है, यहाँ पर मैसेज डलवाना है, H2 में ले लेते हैं। ठीक है, फाइल डाउनलोडेड इज इन प्रोग्रेस, फाइन। तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग इस टाइप से क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेट कर दोगे, इसको फाइल को सेव कर दो। जब आपकी प्रोग्राम फाइल ये सेट हो जाए, बन जाए, उसके बाद क्या करना है, एक बार प्रोजेक्ट को चलाते हैं। पहले तो इस फाइल का हम क्या देखेंगे, डाउनलोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, रन एज ऑन सर्वर। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, पिक्चर 1 में जाओगे, इसे क्लोज करके दिखाती हूँ। तो देखिए पिक्चर 1 यहाँ पे डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में भी शो करेगा पिक 1 जो मैंने अभी भी डाउनलोड किया। ओके, बिल्कुल सेम फॉर्म में, फाइन। तो अभी ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि बेसिकली फॉर्मेट का प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपकी पिक्चर जो आएगी वो प्रॉपर फॉर्मेट में आएगी और ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको सेकंड फाइल को भी अपलोड कराना है ना, तो बस आप सिंपल सा काम ये करोगे कि एक और फाइल बना दोगे। जैसे कि मान लो मैंने एक सेकंड फाइल बना दी, JSP फाइल, जिसका नाम मैंने रख दिया file2.jsp, और इस फाइल के अंदर भी सेम वे में आपको कोड करना है, बस फाइल का नाम बदल जाएगा।
तो अभी हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और फाइल 2.jsp में ले चलते हैं। यहाँ पे आके आपको कुछ करना ये होगा कि आपकी जो सेकंड वाली पिक्चर है मैं उसको ले लेती हूँ। यहाँ पे भी मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, ठीक है। और क्या इशू दिखा रहा है, ओके इंपोर्ट्स नहीं ले रहा ना ऑटोमेटिक, तो हम इसको इंपोर्ट भी ले देते हैं। फाइन, तो आपके पास जो वैल्यू है उसका इंपोर्ट लग जाएगा, दैट्स इट। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जो पिक्चर फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी इसमें। अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, और इसका एक और तरीका भी है कि आप क्या करते कि यहाँ पे सीधा वाइल में ही करते, जैसे कि हम पहले ले रहे थे इंट आई करके, और यहाँ पे आपको बस करना क्या था, वाइल में जाकर आप लोगों को आई इक्वल्स टू क्या करना था, FIS डॉट सिर्फ रीड फंक्शन का यूज करना था, और रीड फंक्शन की वैल्यू को चेक करते रहना था। मतलब यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे कि इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास, इट इज नॉट इक्वल टू -1, -1 मतलब एंड ऑफ फाइल। तो जब तक ये -1 नहीं आ रही तब तक आप आउट डॉट राइट करते रहिए, और इसमें आप आई को प्रिंट कराते रहिए। तो ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, तो अभी अगर मान लो इस वाले प्रोजेक्ट को मैंने स्टॉप नहीं किया था, लेकिन अभी अपडेट नहीं होगी ना, क्योंकि क्लास फाइल जनरेट होती है इसकी। तो यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से रन करके देख सकते हो। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको दोबारा से। तो अब देखो, अगर मैं पिक्चर 2 पे भी क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास पिक्चर 2 डाउनलोड होके आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, वो मेरे सिस्टम पे जो ब्राउजर है ये अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट आपके सिस्टम पे आई थिंक कर ही जाएगा, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। तो ये फाइल आपकी वहां पे आ जाएगी। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑक्टेट स्ट्रीम जा रहे हो या वैल्यूज ले रहे हो तो इसी तरीके से आपकी सारी वैल्यूज जो है वो अपलोड होती है। डाउनलोड और अपलोडिंग क्लियर है सभी को? एनी डाउट्स देयर? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस मैम क्लियर है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना वो शेयर भी कर देती हूँ, तो आप लोगों के पास इसकी डिपेंडेंसी और वैल्यूज भी आई जाएंगी। ठीक है, तो आपको मैं ये फाइल्स जो है वो शेयर कर देती हूँ, या तो काम करती हूँ सीधा फाइल्स ही दे देती हूँ। बाकी तो डिपेंडेंसी मैं आपको दे ही चुकी हूँ, क्योंकि मेन तो इसमें फाइल्स ही है। बाकी आपके सिस्टम पे जो भी पिक्चर्स होंगी वो आप लोग यूज कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने अभी फाइल अपलोड डाउनलोड का ऑप्शन बताया था कैसे यूज करना है। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि काफी बच्चों ने क्लास लीव भी कर दिया। अभी 30 स्टूडेंट्स हो गए थे, अभी 23 हो गए वापस। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए आप लोगों को अपलोडिंग डाउनलोडिंग इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बतानी थी आज, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पे हम उसी पे आते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को देखो, मैंने जैसे कहा ना, आप लोगों को मैंने सेविंग और यहाँ पे डेटा को गेट करना तो बता दिया, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वे। आप लोग इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, और भी एडवांस फॉर्म में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ना, वो चीज मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। देखो, यहाँ पे आज हम जो ऑप्शंस सीखने वाले हैं, ठीक है, और जो हम यहाँ पे हमारी वैल्यूज, मतलब जो भी हमारी लैंग्वेज यहाँ पे यूज करेंगे हम इसमें, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, HQL सीखेंगे। HQL का मतलब है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। वैसे तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है HQL और एक होती है HCQL। ठीक है, तो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज आती है और HCQL आती है आपकी। ठीक है, तो ये कस्टमाइज क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे हम इसको जब यूज करते हैं हाइबरनेट को, सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब भी HCQL का यूज करोगे तो HCQL क्या करती है, हाइबरनेट की क्राइटेरिया भी सेट करने में हेल्प करती है। तो हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज इसका नाम आ जाता है।
तो आप लोगों को ये दोनों चीजें ही मुझे पढ़ानी है, लेकिन आज के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सिर्फ एचक्यूएल पढ़ेंगे सबसे पहले। पहले एचक्यूएल लेंगे, फिर हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम यहाँ पे एचक्यूएल पे आते हैं सबसे पहले। तो लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है? तो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज क्या है, कैसे वर्क करती है, इसको समझना मेनली। तो यहाँ पर इसकी ऑप्शंस को भी देखेंगे, ठीक है? तो इट इज सिमिलर टू एसक्यूएल, ठीक है? तो ये एसक्यूएल के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेबल इन द डेटाबेस, ठीक है? तो ये डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना होता है ना, ये उस पर डिपेंड नहीं करती। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये लैंग्वेज क्या करती है, इट यूजेस क्लास या फिर कह सकते हो एंटिटी क्लास टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो जब भी मुझे डेटाबेस से डेटा को गेट करना होगा तो ये आपके ओरिजिनल टेबल के ऊपर कभी नहीं जाएगी, ये आपकी एंटिटी क्लास पे जाएगी जो कि ऑलरेडी मैप्ड है आपके टेबल के साथ में। अब एचक्यूएल यूज करने का बेनिफिट क्या रहता है कि एक तो डेटाबेस पे डिपेंडेंट नहीं है ये बिल्कुल भी कि कौन सा डेटाबेस है, ठीक है ना? अगर मान लो आज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, स्ट्रक्चर बना दिया एचक्यूएल का, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, आज तो मैं माइस्क्यूएल यूज कर रही हूँ, कल को मैं एसक्यूएल सर्वर लगा देती हूँ, तो सिर्फ मुझे सीएफजी फाइल में जाकर उसका डायलेक्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा, बाकी क्वेरीज को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एचक्यूएल सबके साथ में अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेगा, बस डायलेक्ट सही होना चाहिए। तो ये बेनिफिट इसका रहता है। तो इसका एक बेनिफिट यहाँ पर क्या होता है, इट इज डेटाबेस इंडिपेंडेंट। तो ये डेटाबेस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा डेटाबेस है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी क्वेरी चलेगी नहीं चलेगी, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर इसका अपना ही एक सेटअप रहता है एंड बेसिकली इट सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मतलब वन थिंग मैनी यूजर्स वाला ऑप्शन जो आपका आता है। तीसरी चीज है, इट इज वेरी इजी टू लर्न ऑल्सो। इसको याद करना समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर कभी भी अपने प्रोग्राम्स में आएंगे तो इसके जो कॉमन मेथड्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे, एक बार उनको हम चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला मेथड हमारे पास इसका आता है एग्जीक्यूट अपडेट। ये मेथड का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द अपडेट क्वेरी, अपडेट डिलीट क्वेरीज। तो अपडेट या डिलीट की क्वेरी चलानी है तो उसके लिए आप एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करोगे। और इस मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, या फिर इसका ये कह लो कि इसका एक तरह से डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन में ना आपको रिटर्न टाइप पता चल जाता है इसका। तो इसका जो डेफिनेशन है, मतलब इसका जो एग्जीक्यूट मेथड का, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है कि ये एक पब्लिक मेथड है जो कि आपको एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन को लेना है, ठीक है, और इसके अंदर आप अपनी क्वेरी डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी और इंट टाइप की वैल्यू में ये 0 या 1 आपको रिटर्न करेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपने जो क्वेरी चलाई थी वो सक्सेसफुली आई या नहीं आई। तो 0 या -1 में इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसी के तरह से सेकंड ऑप्शन है लिस्ट का। लिस्ट मेथड का यूज क्या होता है, इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। जैसे वो सिलेक्ट ऑल वाली क्वेरी होती थी ना, ये कह लो ये उसी का रेप्लिका है। तो अगर मैं लिस्ट वाले फंक्शन का यूज करती हूँ तो मेरे पास टेक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इसका जो जनरल डेफिनेशन है, मतलब बेसिकली इसको कैसे यूज करना है, तो ये भी एक पब्लिक मेथड है जो कि आपको एक लिस्ट टाइप की वैल्यू देगा। अब लिस्ट दे रहा है तो आप एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर किसी में भी अपनी आंसर्स को स्टोर करा सकते हो और फिर उसको प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और इस मेथड का यूज जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपको बस लिस्ट मेथड का यूज करना होगा ट्रांजैक्शन के साथ में। दैट आई विल टेल यू, उसका एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी कैसे यूज करना। तीसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है सेट फर्स्ट
रिजल्ट। बेसिकली ये वाला जो मेथड है ना वो आपका कॉम्बिनेशन में यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन के लिए मैं काम करती हूँ, इसका कॉम्बिनेशन मेथड बता देती हूँ। सेट मैक्स क्या करते हैं, रो नंबर देते हैं, नंबर ऑफ रोज बताते हैं। ठीक है, तो अभी ये दोनों मेथड्स का काम क्या होता है? These two methods acted number of records from the table. Set first result will counter like if its value is 1 या 2, चलो, then it will return the records from second index in table. ओके, और सेट मैक्स रिजल्ट्स क्या करेगा? will define how many records we require to obtain from the table. मतलब कितने रिकॉर्ड निकालने हैं, 5, 4, 3, 2, कितने रिकॉर्ड्स निकालने हैं वो हम इसके थ्रू बताते हैं। तो ये दो मेथड्स ना कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। पहला मेथड क्या कर रहा है, आपका पॉइंटर सेट कर रहा है कि मुझे कौन से वाले इंडेक्स से रोज चाहिए, 0 से चाहिए, 1 से चाहिए, 2 से चाहिए, कहां से चाहिए, और मैक्स रिजल्ट्स बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑब्टेन करने हैं। ओके, तो ये दोनों मेथड्स का यूज होता है। आफ्टर दैट आपका जो फिफ्थ फंक्शन है जो हम इसमें यूज करेंगे, दैट इज सेट पैरामीटर। सेट पैरामीटर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू set the value, ठीक है, set the values to the JDBC style queries। अगर आपको JDBC स्टाइल क्वेरीज बनानी है जिसमें हम वेयर क्लॉज लगाते थे, लाइक क्लॉज लगाते थे, वैसा कुछ बनाना है तो ये उसके लिए यूज होगा। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये फंक्शंस सिंपली क्या करते हैं, देखो इसका जनरल डेफिनेशन बताती हूँ। ये क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, सेट पैरामीटर आप लोग यूज करोगे, और सेट पैरामीटर में आप क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन दे सकते हो, ठीक है, कि क्या पोजीशन से वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आती है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा एक तरह से। और यहाँ पे इसी का एक और तरीका भी है यूज करने का, ठीक है, इसी में ही मतलब इसका एक वेरिएशन है, यू कैन से। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप पोजीशन नहीं देते, स्ट्रिंग फॉर्म में नेम प्रोवाइड करते हो और ऑब्जेक्ट वैल्यू देते हो। इन सबको जब मैं यूज करके दिखाऊंगी तो ये ज्यादा क्लियर होंगे कि कैसे इनको प्रोग्राम में लेकर आना है। ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर है क्या क्या मेथड्स है, क्या इनका यूज है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो ये वाला जो हमने मेथड्स करने हैं ना, इन मेथड्स को अब हम एक काम करते हैं, अपने प्रोग्राम में आएंगे और फिर उसमें एक एक करके इनको यूज भी करके देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं इसके लिए। तो हम ले लेते हैं एक न्यू मेवन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इसमें से चूज कर लेते हैं org.apache.maven.archetypes में से क्विक स्टार्ट का प्रोजेक्ट लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं, इसके अंदर हमें क्या लेना था, HQL डेमो। ठीक है, प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं और लेट इट क्रिएट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने अपना जो प्रोजेक्ट अब बनाना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले, क्योंकि ये हाइबरनेट का प्रोजेक्ट है तो हमें डिपेंडेंसीज को तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अभी बनाया था HQL डेमो, इसके pom.xml को ओपन करते हैं।
और यहाँ पे हमने जो लास्ट प्रोजेक्ट बनाए थे pom.xml उसके ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, कनेक्टर जे लॉन्गबॉक, इन सभी को ले लेते हैं कॉपी और इसको अपने इस वाले प्रोजेक्ट में आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी pom.xml यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो जब आपके पास pom.xml इस तरीके से सेट हो जाती है, आफ्टर दिस आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ऑप्शंस का यूज करके देखना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, एंटिटी क्लास चाहिए होगी भाई, जिस भी टेबल के साथ मुझे वैल्यूज को सेट करके गेट कराना है। तो मैं काम करती हूँ ना, सबसे पहले MySQL में आ जाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक टेबल गेट करना है तो मेरे पास टेबल होना भी चाहिए, और मेरे पास अभी कोई टेबल इसमें ज्यादा बने नहीं हुए हैं। तो आई नीड टू जस्ट क्रिएट अ टेबल रैंडमली एंड देन आई विल यूज इट इन माय प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया था कंपनी नाम से, जिसमें मैंने टेबल बनाई थी प्रोडक्ट की। इसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स तो नहीं होंगे, 2 ही रिकॉर्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं ना, इसमें मैं एक नया टेबल बना देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं रखेंगे इसमें। एक नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, और इससे पहले ना जरा यूज डेटाबेस कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। यूज कंपनी, अब टेबल एम्प्लॉय लेते हैं और इसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड्स बना देते हैं। जैसे कि मुझे बनाना है EMP ID, इसको मैं ले लेती हूँ varchar में। ठीक है, तो varchar 2 ले लेते हैं, ये varchar ले लेते हैं और इसका साइज रखते हैं 20। इसके साथ में EMP नेम ले लेते हैं varchar, इसको ले लेते हैं 50 साइज पे, और इसमें ले लेते हैं फोन। तो मैं 3 ही वैल्यू डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं लूंगी इसमें। तो फोन ले लेते हैं लॉन्ग, और इसके अंदर हम इसको सेट करा देते हैं। साथ के साथ में जो EMP ID है, इसको हम बना देते हैं प्राइमरी की। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस टेबल में मुझे रिकॉर्ड्स डालने हैं और मेरे को थोड़ा सा जल्दी भी है, तो मैं इसको शॉर्टकट लूंगी थोड़ा सा। तो टेबल को एक बार डिस्प्ले कराते हैं, ये आ रहा है टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमने यहीं से रिकॉर्ड डलवा लेते हैं। जैसे मैंने लिया E101, नेम ले लेते हैं और फोन नंबर डाल देते हैं। सेकेंड रिकॉर्ड ले लेते हैं E102। तो मुझे कम से कम यहाँ पे ना मतलब 5-10 रिकॉर्ड चाहिए, ताकि हम इसके अंदर वैल्यूज को फिर गेट करा के देख सके। तो आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज को सेट करा लो एक बार में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स बना देती हूँ, अप्लाई कर देते हैं, सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे चल जाएंगे। तो मेरे पास एक टेबल के अंदर अब सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। मैं देखती हूँ तो मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, तो अभी मेरा टेबल बन चुका है, डेटाबेस सेट है। वापस आ जाते हैं। तो देखो, अभी मुझे अगर क्या करना है, इसके अंदर काम करवाना है, तो सबसे पहले मुझे एक क्लास बनानी है जो कि एंटिटी क्लास की तरह काम करेगी, और एंटिटी क्लास को हम बनाएंगे एंटिटी पैकेज में। ठीक है, तो क्लास का नाम क्या रखना है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अब आप इसमें एनोटेशन यूज करना चाहते हो, XML यूज करना चाहते हो, इट इज टोटली योर चॉइस। मैं यहाँ पर जो है यूज करती हूँ, पहले तो वेरिएबल्स बना देते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग
EID या EMP ID, फिर ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग EMP नेम। वेरिएबल्स के नाम चेक कर लेना, बस गड़बड़ ना करें, क्योंकि मैं कॉलम का यूज नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइवेट लॉन्ग फोन, 3 वेरिएबल्स बना देते हैं और यहाँ पे हम लोग एनोटेशंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो वही @getter @setter all arguments constructor no arguments constructor @toString, फिर क्योंकि मैं इसको एनोटेशन से कर रही हूँ, @entity लगा देते हैं, @table लगा देते हैं, और टेबल का जो नाम है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो आईडी है EMP ID, इसके ऊपर लगाते हैं @ID। तो ये मेरी एंटिटी क्लास सेट हो चुकी है, ठीक है। अब एंटिटी क्लास तो मेरी बन चुकी है, अब मुझे क्या बनाना है, इसका CFG फाइल बनाना है और इसके साथ साथ app.java बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे CFG फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से पहले। तो यहाँ पे com.files में इसको पेस्ट कर देंगे। CFG फाइल आपके पास आ गई। CFG फाइल में जाकर सबसे पहले तो डेटाबेस का नाम मैं चेंज करती हूँ। मेरे डेटाबेस का नाम है कंपनी, और इसके अलावा यहाँ पे हमने मैपिंग क्लास यूज किया, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, मैपिंग क्लास का यूज करो, और क्लास के अंदर आप लोग इसका जो भी क्वालिफाइड नेम है वो कॉपी पेस्ट करके दे दो, ठीक है। तो ये आपकी क्लास आ गई, एंटिटी क्लास। अब देखो आपके पास क्लास आ गई, डेटाबेस सेट हो गया, बाकी सब चीजें तो चली रही है ठीक ठाक। एक ये मैं हटा रही हूँ आज इसमें से फॉर्मेट वाला ऑप्शन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लेंदी कर देता है आउटपुट को। शो SQL, ठीक है। तो इसके बाद आपकी एम्प्लॉय क्लास आ गई, CFG फाइल आ गई, ठीक है। अभी आ जाते हैं app.java में। app.java में कुछ चीजें तो आपकी वही होंगी, सेम टू सेम, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस बनानी है तो मेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें एक बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको जो इंपोर्ट है वो लेना है hibernate.cfg वाला। तो मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बना के रख देती हूँ config, ठीक है। और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा सेशन फैक्ट्री का, इसका ऑब्जेक्ट भी बना के रख देते हैं, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे config डॉट, यहाँ पे हमें क्या लिखना था, कॉन्फ़िगर, ठीक है। और कॉन्फ़िगर को जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे अपनी फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या था, hibernate.cfg.xml। डॉट करके अगर आप अच्छा मेरी मिस्टेक है, सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद SF क्या करते हैं, SF को ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब देखो अगर आप config.configure कर रहे हो, अच्छा माय मिस्टेक, config.configure नहीं करना था, यहाँ पे अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है, तो इसको वर्किंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्ट को लेना था यहाँ पे, ओके। और इसके बाद हमें क्या करना था, इसकी ऑप्शंस का यूज करना था, तभी हम इसको ले पाएंगे। गाइस एक सेकेंड दीजिएगा। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। तो सी यहाँ पे अगर हम ऑप्शन यूज कर रहे थे config.configure, इसको तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट बिफोर दैट हमें क्या करना था, config को इनिशियलाइज भी करना था। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं config इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आते हैं SF को लेते हैं, और SF को लेके हम यहाँ पे लिखेंगे config डॉट, ठीक है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा सेट हो जाएगा। अब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेट हो गए।
अब इसके बाद ना हमें करना क्या होगा कि एक एक करके अपनी HQL की सारी क्वेरीज को चलाना है, ठीक है। अब सारी क्वेरी का क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग यूज रहेगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मान लो मैं, जैसे हम डाउ क्लास में करते थे ना, बिल्कुल वही करेंगे यहाँ पे भी। तो मान लो मुझे एक लिस्ट मिल रही है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। और लिस्ट किसी भी टाइप की आ सकती है, अगर मैंने लिस्ट का इंटरफेस का नाम लिया तो यहाँ पे मेरे को जो लिस्ट देनी है वो आनी है एम्प्लॉय टाइप की, क्योंकि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो हम इसको रिटर्न कराएंगे यहाँ से, तो लिस्ट को रिटर्न कराएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट रिकॉर्ड्स। तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को गेट करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों के इंपोर्ट लगा देते हैं। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अगला टास्क, यहाँ पे हम अपनी क्वेरी चलाएंगे। अब आपको याद होगा कि जब हम सारे रिकॉर्ड्स को गेट करते थे तो हम कितना कोड लिखते थे वहां पर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कोड आता है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। क्वेरी क्या है, ये भी आपकी मतलब ये कह लो कि जावा की ही क्लास है, बट ये org.hibernate वाली क्वेरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेते हो, माय मिस्टेक, एक सेकेंड, org हाइबरनेट वाली नहीं थी, ये आपकी थी परसिस्टेंस वाली, ठीक है। तो जावा की परसिस्टेंस क्लास की क्वेरी है। अब क्वेरी को लेने के बाद आप यहाँ पे क्वेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फाइन, इक्वल्स टू लगाओ। अब यहाँ पर देखो मेरे को सेशन का यूज करना है, लेकिन मैंने अभी तक सेशन को बनाया नहीं है। तो एक काम करते हैं, 2 मिनट इसको कमेंट्स में डालते हैं और यहाँ पे सेशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। इसको लेंगे सबसे पहले और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sf डॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपन सेशन। वही है जो चीजें आप लोग पहले करते थे। ट्रांजैक्शन लेने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रिकॉर्ड्स को गेट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे। अब इसका कमेंट हटा देते हैं और यहाँ लेते हैं सेशन डॉट, ठीक है, क्रिएट क्वेरी। आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो क्रिएट क्वेरी आप जब लेंगे तो क्रिएट, देखो नेम्ड क्वेरीज भी बनती हैं, लेकिन अभी हम लेंगे क्रिएट क्वेरी। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्रिएट क्वेरी करोगे, आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि आपकी क्वेरी कौन से टेबल से आ रही है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर लोगे, जैसे फ्रॉम, टेबल का नहीं लेना है नाम, यहाँ पे क्लास का नाम लेना है। तो क्लास का नाम क्या है, कैपिटल्स में था ई, फिर एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सिर्फ इतना लिखना है क्रिएट के अंदर, क्रिएट क्वेरी में फ्रॉम एम्प्लॉय। और जब फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाए तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और मैं यहाँ से रिटर्न ही कर दूंगी सीधा, ठीक है। और क्या रिटर्न करना है हमारे को, क्वेरी डॉट लिस्ट। तो आप यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज करोगे। तो लिस्ट फंक्शन जब मैं यूज कर रही हूँ ना, तो इसमें ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इंपोर्ट का भी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इसका पैकेज सही आना चाहिए। अगर पैकेज गलत आया तो ये क्या करेगा, आपको ऐसे ही एरर दिखाएगा। तो जब भी आप इसको यूज करोगे, ठीक है, तो आप इसको प्रॉपरली यूज करोगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका पैकेज करेक्ट करना होगा। 1 सेकेंड, तो देखो अगर आपको यहाँ पे इसका पैकेज करेक्ट लिया ना तभी ये वर्क करेगा। तो अभी तक हमने लिया था, अच्छा ये वाला पैकेज था। एक बार फिर से करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो देखो इसका ना पहले पैकेज दिखा भी नहीं रहा था, अभी इसका सही पैकेज आ रहा है, org.hibernate.query, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जब आप लोग इसको यूज करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन इसका भी एक और वर्जन है, दैट यू नीड टू टेक। तो क्वेरी स्मॉल वाला क्वेरी, फिर डॉट क्वेरी, सॉरी। तो ये वाला आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ना ये क्या करेगा, वार्निंग तो दिखाएगी, सो नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे भी वार्निंग दिखा रहा है, क्वेरी इज अ रॉ टाइप, रेफरेंस टू जेनेरिक क्वेरी आर शुड बी पैरामीटराइज्ड। तो अगर ये यहाँ पे ऑप्शन दे भी रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप टाइप आर्ग्यूमेंट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्प्लॉय टाइप की वैल्यू आएगी और उसको हम गेट कराएंगे। यहाँ पर कहेगा द सेफ्टी एक्सप्रेशन ऑफ टाइप क्वेरी नीड्स अनचेक कन्वर्जन टू कंफर्म दिस।
तो आप यहाँ पे बस एक ये वार्निंग लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप और वार्निंग लगाना चाहते हो तो ठीक है, बट अदरवाइज दिस इज जस्ट अ वार्निंग, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं मेन फंक्शन बना देती हूँ इसी में ही, और यहाँ पे अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आफ्टर दिस यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड्स को गेट करके देखना है। तो मैं लिखूंगी ob डॉट गेट रिकॉर्ड्स। अब ये मुझे क्या टाइप की वैल्यू देगा, लिस्ट टाइप की देगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर वैल्यूज को ले सकते हो। लिस्ट में अगर आप चाहो तो इसको चेंज करा सकते हो, मतलब आपको जरूरी नहीं कि लिस्ट ही लेना है। जैसे कि मान लो मैंने एरे लिस्ट ले लिया, ठीक है, तो इसका इंपोर्ट भी लग जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे रिकॉर्ड्स आएंगे, गेट रिकॉर्ड्स करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, टाइप मिसमैच, लिस्ट एम्प्लॉय टू एरे लिस्ट एम्प्लॉय, तो आप ऐड कास्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड्स आ गए सारे के सारे। अब आपको अगर सारे रिकॉर्ड्स को गेट करके दिखाना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप फॉर ईच लूप का यूज करो, और यहाँ पर आप लोग बस करोगे क्या कि अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंगे। तो किस टाइप की वैल्यू आ रही है, एम्प्लॉय टाइप की। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसमें हम रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे आप सिस आउट करके चाहे तो ई को प्रिंट करा दो। अब देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराती हूँ, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि इसमें कैसे वर्क करता है। One second, sorry, my mistake. So let's run this program first. I think कुछ exceptions दिखा रहा है। Let's configure. Configuration का exception है, could not locate cfg.xml resource. ओके तो इसको cfg फाइल नहीं मिल रही। तो cfg फाइल अगर इसको नहीं मिल रही ना, तो मतलब उसका पाथ इसको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग ठीक है हमारे पास फाइल की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो cfg फाइल है ना, देखो वो कहाँ चली गई, com.files में। दैट इज द रीजन इसको ये फाइल नहीं मिल रही थी। तो मैं इसको मूव कर देती हूँ जावा फोल्डर में, या तो फिर इसका पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फाइल को हमने चेंज कर दिया। अभी इसको दोबारा से रन करते हैं। तो सी वहां पे जो मैंने 10 रिकॉर्ड्स बनाए थे, 10 के 10 रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। सिर्फ क्या लगाया मैंने, बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन हम लगाते ही हैं। सिर्फ यहाँ पर आकर हमने ये एक लाइन ली है, पहले हमने बताया बस कौन सी क्लास है, और यहाँ पे हमने लिस्ट को यूज किया, रिटर्न करा दिया। तो रिटर्न होके जो वैल्यू आई वो यहाँ सर्व हो गई, एंड आफ्टर दैट हमने लूप चला के उसको प्रिंट कर दिया। अगर मान लो यही चीज आप जेएसपी पेज में रिटर्न कराते हो, तो वहां पे अरे लिस्ट बना लेना और वहां पे प्रिंट करा लेना वैल्यूज को गेट करके। तो इस तरीके से भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, गेट रिकॉर्ड्स का फंक्शन बन गया। इतना क्लियर है आपको गेट रिकॉर्ड्स फंक्शन कैसे काम कर रहा है? यस राइट, ये ज्यादा इजी लग रहा है जेडीबीसी से। यस मैम। मैम इसमें डायरेक्टली हम लोग एंटिटी क्लास से इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग और भी ऑप्शंस का यूज करेंगे। जैसे कि चलो एक काम करते हैं, इसी के अंदर ना मैं आपको एक और चीज करके दिखाती हूँ। अभी हमने जो pom.xml लिया था ना, एक बार उस पे आते हैं। ये मेरे पास जो हाइबरनेट कोर की और सबकी डिपेंडेंसी है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस थिंग। अभी हमने जो वेब प्रोजेक्ट बनाया था ना, मैं उसी में ही इसको लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ना वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट कराना है। बट उसके लिए ना मुझे आपसे क्या चाहिए होगा, थोड़ा हेल्प चाहिए होगा, मतलब उसके अंदर हमें थोड़ा HTML का कोड वोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी मैं ये चीज कराना चाहती हूँ। तो एक काम करेंगे आप लोग, मुझे ना कल आप एक HTML फाइल बना के दे देना या JSP फाइल बना के दे देना। उसके अंदर आपको टेबल बनाना है जो लूप के अकॉर्डिंग चलेगा। आपको याद है शायद मैंने एक बनवाया भी था, टेबल टाइप बनवाया था जिसमें मल्टीपल रोज प्रिंट हो रही थी। यस मैम, मैं अभी शेयर कर सकता हूँ। हाँ शेयर कर दो, फिर जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ना एक्चुअली इसके थ्रू पेजिनेशन का एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रही थी,
ठीक है, अभी मैं उसको सिर्फ ये करूंगी कि आप लोगों को वो थोड़ा मतलब आइडिया दे दूंगी, उसको कंप्लीट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी में कराऊंगी। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, pom.xml में इसकी डिपेंडेंसीज को लगाते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंसीज को लगाने के बाद मुझे एम्प्लॉय फाइल भी चाहिए और CFG फाइल भी चाहिए। तो जो फाइल्स वहां पे है ना वो मुझे यहाँ पर चाहिए होंगी। तो मैं एक सिंपल सा काम कर सकती हूँ, इसको कमेंट्स को स्टॉप कर दो, यहाँ आ जाओ और यहाँ पे आके com.files com.entity.files, अच्छा सॉरी, ये आ जाओ आप किसमें, HQL डेमो में। com.files com.entity फाइल्स कॉपी कर लो सबको और उठा के अपने जो ये प्रोजेक्ट है हमारा JSP डाउनलोड अपलोड डेमो, मैं इसी में ही ला रही हूँ। रिसोर्सेज में चलते हैं, SRC मेन जावा में पेस्ट कर देते हैं। तीनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ चाहिए थी, नाम चेंज करना है, थोड़ा बहुत कर देते हैं। इसका भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पैकेजेस की वैल्यूज जो है मैंने उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वो कर देते हैं ताकि इंपोर्ट सेट हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये वाली फाइल तो आ गई। शिव सागर आपने शेयर किया? ओके, थैंक यू। यस मैम। चलिए, दिस इज व्हाट आई नीडेड, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे बनाऊं, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब देखो जैसे अभी हमारा जो ये एम्प्लॉय वाला टेबल है ना, इसमें 10 रिकॉर्ड है। मान लो मैं एक टाइम पर सिर्फ मतलब ये कह लो 3 रिकॉर्ड्स दिखाना चाहती हूँ या 4 रिकॉर्ड्स दिखाना चाहती हूँ, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, पेज वाइज जैसे डिस्प्ले नहीं होता, पेज 1 आ जाए, फिर हम क्लिक करें तो पेज 2 आ जाए, फिर क्लिक करें तो पेज 3 आ जाए। ऐसा अगर आपको करना हो ना तो अगला जो एग्जाम्पल है वो उसी पे फिट बैठेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो आते हैं SRC मेन और वेब ऐप के ऊपर, और यहाँ पे अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं Ctrl+N करके, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, पहले तो JSP ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, शो रिकॉर्ड्स .jsp, और इस फाइल के अंदर इसको मैं हटा के इसकी जगह दूसरा डेटा डाल देते, ठीक है। अच्छा, ये आपने इसके अंदर थोड़ा सा स्क्रिप्ट वगैरह भी लगा रखी है, ओके। चलिए, तो फिलहाल इसको लेते हैं, मैम बूटस्ट्रैप से। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो करना ये होगा कि आप लोग जब अपनी प्रोग्राम में आओगे तो यहाँ पे आपको इसको कैसे लेना है वो चेकआउट करेंगे, लेकिन मुझे नाम भी चेंज करने पड़ेंगे, मुझे एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये वाली फाइल को तुम बाद में देखेंगे। मेन जो इसके बैकग्राउंड में वर्किंग है ना, पहले उसको देख लेते हैं। देखो बैकग्राउंड वर्किंग ये है कि मैं यहाँ पर मल्टीपल पेजेस का डेटा शो करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक पेज में फिट नहीं आ सकते। तो आई वांट टू शो अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज, एंड आई वांट टू शो द लिंक आल्सो टू शो द डेटा इन मल्टीपल पेजेस। तो ऐसे केसेस में हमें इसका पहले तो जो बैकग्राउंड है वो सेट करना होगा। आफ्टर दैट वी कैन कम टू द फोरग्राउंड आल्सो, मतलब जो इसका फ्रंट एंड रहेगा। तो अभी क्या करते हैं, Ctrl+N करते हैं यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं app.java में आ जाओ। सबसे पहले तो app.java में एक मेथड और क्रिएट करेंगे जो कि पेज वाइज डिस्प्ले करने में हेल्प करे। तो मुझे यहाँ पर ये करना है कि यहाँ से भी मुझे लिस्ट ही भेजनी है, और वो भी एम्प्लॉय टाइप की। लेकिन इस बार मैं सारे रिकॉर्ड्स नहीं भेजूंगी, इस बार मैं लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भेजूंगी, ठीक है। तो इस बार भी मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भेजने हैं, बट मुझे यहाँ पर क्या करने हैं, गेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब गेट रिकॉर्ड्स मेथड हमारा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, राइट। तो गेट रिकॉर्ड्स बाय पेज, ये मेथड बना देते हैं। अब इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी कुछ वैल्यूज को सेट करेंगे, ठीक है, कि मुझे कहाँ से रिकॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू गेट करेंगे। एक तो गेट करेंगे स्टार्ट इंडेक्स, तो मैं इंडेक्स कर देती हूँ,
डेटाबेसेस में भी रो का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो एस इंडेक्स लगाएंगे और इंट टोटल, दो वेरिएबल बना देंगे यहाँ पे। तो दो वेरिएबल्स आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो सबसे पहले तो वही क्वेरी क्रिएट होगा कि भाई कहाँ पे चलानी है क्वेरी, ये बताना पड़ेगा, कौन सी एंटिटी क्लास पे चलेगी। तो यही वाला क्वेरी कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अच्छा सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बस करना क्या होगा कि क्वेरी डॉट सेट, जो हमारा मेथड था ना फर्स्ट रिजल्ट वाला, उसको लेंगे और उसमें हम क्या देंगे, एस इंडेक्स की वैल्यू देंगे। फिर ऐसे ही क्वेरी डॉट सेट मैक्स रिजल्ट वाला ऑप्शन देंगे और इसमें टोटल की वैल्यू दे देंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने चाहिए। और उसके बाद आप चाहो तो ये कर सकते हो सीधा ही, चाहे तो ऊपर से ही ऑप्शन पेस्ट मार लो, ठीक है। अगर अब मैंने लिस्ट ऑप्शन यूज किया ना तो सारे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, जितना मैंने वैल्यू दिया होगा सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड का मेथड है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग इसको पहले यहाँ पे सेट कराओगे। यहाँ पे में प्रॉब्लम दिखा रहा है कुछ सेशन फैक्ट्री में, इसके इंपोर्ट्स चेक करने पड़ेंगे, कहीं बार इंपोर्ट गलत लगा देता है तो भी ओके। इसको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ओके ठीक है। तो इसका ये इंपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम रिजॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सिंपल सा मेथड बनेगा। आपको बस क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स और टोटल बताना है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अभी ना मैं आपका ना जो आपने मेरे को शो रिकॉर्ड्स में भेजा ना, मैं इसको यूज नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मैम मैंने सेकंड उसमें शेयर किया, वो सिंपल है। मेरे को फिर वो एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा ना पूरा। मैम एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ही बना दिया, एम्प्लॉय नेम, आईडी एंड फोन नंबर। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने HTML पेज बनाया था, JSP बनाया था? मैम HTML में था, लेकिन JSP में चल जाता है मैम। चल जाता है लेकिन प्रॉब्लम कर जाता है कई बार। तो मैं एक काम करती हूँ ना, यहाँ से हटाते हैं इसको, ऊपर का लाइन चाहिए होगा JSP के लिए, ये वाला कंटेंट टाइप वाला। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसमें चेंजेस क्या लाएंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से अपने मेथड को कॉल करना पड़ेगा और ऑप्शंस लेनी पड़ेंगी। अच्छा एक चीज मुझे और क्या चाहिए होगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड में आ जाओ। अभी तो मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, इस चीज को मैं और भी इम्प्रूव करा सकती हूँ कि अगर मान लो मुझे ये गेट करना हो कि टोटल रिकॉर्ड कितने और उसके अकॉर्डिंग कितने पेज बनने चाहिए। अभी मैं बाय डिफॉल्ट मतलब इसमें मैन्युअली सेट कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे 3 पेज चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे 3 हाइपरलिंक क्रिएट कर दो, चाहे तो ऐसे ले लो, href इक्वल्स टू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बस करना ये होगा कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे गेट कर रहे हो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, मतलब अपना पेज सेट कर देंगे। और आप एक तरह से रिकर्सिव फंक्शन बनाते थे ना, वैसे ही यहाँ पे हम रिकर्सिव फाइल बना रहे हैं जो अपनी ही फाइल को बार बार कॉल करेगी। बट यहाँ पे हम लोग पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, पैरामीटर को ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू को सेट करा देंगे। मतलब कैसे सेट कराना है वो मैं बता देती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे अपना वेरिएबल भी सेंड करा सकते हो। तो आपको बस क्या करना होगा, जैसे आपने लिखा शो रिकॉर्ड्स डॉट JSP और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। और अगर आपको कोई भी वैल्यू यहाँ से सेंड करानी है ना, तो वो आप सेंड करा सकते हो। कोई भी एक नाम ले लो वेरिएबल का, जरूरी नहीं कि पेज ही लेना है, PXYZ कुछ भी ले सकते हो। तो पेज ले लिया और पेज की वैल्यू मैंने क्या सेट कर दी यहाँ पर 1, ठीक है। तो पेज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं और इसके हाइपरलिंक को क्लोज करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगी पेज 1। तो थोड़ा सा बीच में मैं गैप डाल देती हूँ,
ताकि दूसरा लिंक आ जाए। तो मैंने कहा ना, अभी मैं मैनुअल ऑप्शन डाल रही हूँ, मतलब पेज 1, पेज 2 और पेज 3, 3 पेज बनाऊंगी। आपको मैं ये भी ऑप्शन बता दूंगी कि टोटल रिकॉर्ड्स कैसे गेट करना है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और उसके अकॉर्डिंग पेज हमारे कस्टमाइज हो सकते हैं कि कितने पेज आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे ना डाल के मैनुअल सेट कर देते हैं। पेज 1, 2, 3 3 पेज। अब देखो अगला टास्क क्या करना है कि ये 3 लिंक तो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टास्क ये रहेगा कि आप लोगों को इस टेबल के डेटा को गेट करना है। तो स्क्रिप्टलेट बनाते हैं यहाँ पे। अब देखो मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि इस फाइल को मुझे कहाँ से कॉल कराना है। showrecord.jsp को मुझे कॉल कराना है index.jsp से, जो मेरी पहली फाइल थी, राइट। अब इस फाइल से अगर मैं इसे कॉल कराती हूँ तो मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक और बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक तो पहले डिस्टेंस डाल देती हूँ इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम एक हाइपरलिंक और बना देते हैं सिंपल से। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, अपने फाइल को कॉल करेंगे showrecords.jsp, और इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे कि एक पेज का नाम का वेरिएबल बना देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज को ही कॉल करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे शो रिकॉर्ड्स या फिर बाय पेज। तो अगर मुझे बाय पेज देखना है रिकॉर्ड्स को, तो मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करूंगी जो कि मेरी शो रिकॉर्ड्स वाली फाइल को कॉल करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल के डेटा को गेट करेंगे और डेटा को गेट करके यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग अपना कोड डालेंगे। कैसे, वो यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आपका जो पेज नंबर है वो आपको मिलेगा। इंट लेते हैं पेज नंबर। तो पेज नंबर के अंदर अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो रिक्वेस्ट पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है, तो इसको मुझे पार्सेंट भी करना पड़ेगा। तो आप पार्सेंट करा लो और यहाँ पे लिखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके यहाँ पे आपको किस पैरामीटर की वैल्यू चाहिए, पेज की, जो हमने वहां से सेंड किया था, ठीक है। तो अब पेज नंबर यहाँ पे आ गया आपके पास। एक मैं टोटल वेरिएबल ले लेती हूँ और इसकी वैल्यू 5 पे सेट कर देती हूँ, जो कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देगा। 5 नहीं भी लेना है, चलो मान लो मेरे को 4 रिकॉर्ड देखने, तो 4 भी आ जाएंगे एक टाइम पर। अब मैं यहाँ पर ये सेट करूंगी कि अगर जो पेज नंबर है इज इक्वल्स टू 1 की बार अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल चलना है। तो एक तरह से इसको ना ले तो भी चलेगा, नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं कि अगर पेज वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो क्या करना है। तो देखो अगर मैं अपने टेबल के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग चलती हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया ना आपको भी कि रो का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स है इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, मान लो 12 रिकॉर्ड्स है। तो अगर मैं एट अ टाइम 4 रिकॉर्ड्स देखना चाहती हूँ तो मतलब ये कह लो इन रिकॉर्ड्स को मैं 4-4 के सेट में सेट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे, है ना। तो मतलब अगर मैं पेज 1 पे आ रही हूँ तो मुझे 0 से 3 तक रिकॉर्ड देखने हैं। अगर मैं पेज 2 पे आ रही हूँ तो मुझे 4 से 7 तक देखने हैं। और अगर मैं पेज 3 पे आ रही हूँ तो मुझे 8 से लेकर 11 तक देखना है। और फिर पेज अगर 4 भी लेते हैं इन फ्यूचर तो पेज 4 पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचेगा, क्योंकि इससे आगे रिकॉर्ड है ही नहीं। तो इस तरह से हमारे पेजेस सेट हो रहे हैं। अब मान लो अगर हम पहली बार आए तो पेज नंबर 0 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसको हम 1 पे ही रखते हैं, 0 पे नहीं लेंगे, चलो छोड़ो। तो अभी ये मान के चलो कि इसमें जो भी वैल्यू आ रही है 0 व 1 उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फिर देखेंगे इसके अंदर चेंजेस भी करने होंगे क्योंकि कुछ नॉर्म्स अभी चेंज भी हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक टाइम पे मुझे 4 रिकॉर्ड चाहिए। देखो अगली बार अगर मेरे को क्या चाहिए, 4th नंबर रिकॉर्ड से चाहिए पेज 2 के केस में, तो ऐसे में मैं यहाँ पर अपना स्टार्ट इंडेक्स क्या रखूंगी, 4 रखना चाहूंगी। ऐसे ही पेज 3 के केस में 8 होना चाहिए, पेज 4 के केस में 12 होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो 1 2 3 4 यहाँ आना चाहिए और 5 6 7 8 यहाँ आना चाहिए और 9 से लेकर मतलब ये कह लो 9 10 11 12 यहाँ आना चाहिए।
तो इस तरीके से आपकी सेटिंग चलेगी। तो मतलब मुझे पेज 2 के क्लाइंट पर स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 5 पर चाहिए। अब इसके लिए हमने ना एक लॉजिक लगाया हुआ है सिंपल सा। क्या करना है, अब हमें स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू को सेट कराना है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेके छोड़ देते हैं, ठीक है, और एस इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू को 1 पे सेट कर देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आएंगे, एस इंडेक्स की जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसे हमें सेट कराना है अपनी पेज के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसका स्टार्ट इंडेक्स बताएंगे, ओके, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो यहाँ पे हमें बस इतना करना होगा कि एस इंडेक्स इक्वल्स टू, नहीं इसको 0 से ही स्टार्ट करो, बेटर वही रहेगा। तो एस इंडेक्स इक्वल्स टू कर दो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एस इंडेक्स या फिर आप ले लीजिए पेज नंबर, ठीक है। तो पेज नंबर आपके पास क्या आया, 0 आया या 1 आया, जो भी आया, ठीक है, इसको आप चलो फिलहाल लिख लो, पेज नंबर मल्टीप्लाई टोटल प्लस 1। देखो अभी ये क्या चलेगा, इसको मैं आपको समझाऊंगी कि ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या वैल्यू जा रही है। और पेज नंबर की वैल्यू को माइनस इक्वल टू 1 कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लॉजिक क्या चलेगा, जैसे कि लेट्स सपोज पेज नंबर 1 आया, तो पेज नंबर 1 के केस में तो ये आएगा ही नहीं, सिंपली एस इंडेक्स की वैल्यू को 0 लेगा और उसके अकॉर्डिंग काम कर देगा। अगर पेज इंडेक्स जो नंबर है वो 2 आया, तो 2 के केस में फॉर एग्जाम्पल इसको 5 से चलना है, ठीक है, या 4 से चलना है, डिपेंड करेगा कि हमारा पेज नंबर क्या जा रहा है। तो चेक करते हैं, चलो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमें 4 से चलना है। तो 4 के केस में यहाँ पे क्या करेगा ये, अभी पेज नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, पेज नंबर 2 के लिए जा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 करके इसमें क्या लेगा, 1 लेगा पहले तो। इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, एस इंडेक्स की वैल्यू के लिए पेज नंबर को उठाएगा 1, मल्टीप्लाई टोटल लेगा, टोटल की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या आ रहा है इसके अंदर +1। तो अगर हम इसके मतलब ये कह लो कि प्रेसिडेंस पे चले, तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, तो 1 4 = 4 और +1 हो जाएगा 5। तो मतलब ये 5th रिकॉर्ड को उठाएगा पेज नंबर 2 के केस में। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 के केस में क्या आ रहा है, 5th रिकॉर्ड ही आ रहा है, राइट। तो 5th रिकॉर्ड से 4 रिकॉर्ड उठा लेगा। ऐसे ही अगर मान लो पेज नंबर 3 होता, तो पेज नंबर 3 की वैल्यू यहाँ आती, 3 - 1 होके 2 हो जाती, और एस इंडेक्स की वैल्यू में ये क्या करता, फिर 2 × 4 + 1 करता, तो क्या आता, 9 आ जाता। तो मतलब अगर मैं पेज 3 पे देखूं तो मुझे 9 वैल्यू चाहिए स्टार्ट इंडेक्स में, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम इसीलिए सेट कर रहे हैं। इतना समझ में आया ये लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ये हमने पेज नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कराई, तो थोड़ा सा इसमें हमने लॉजिक लगा दिया। अब इस लॉजिक को लगाने के बाद अगला टास्क क्या करना है कि हमें अपने पेज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इफ कंडीशन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना एक क्या बनाते हैं, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं एम्प्लॉय का। नो डिफॉल्ट प्रपोजल्स दिखा रहा है, आना तो चाहिए था, कोई नहीं। तो यहाँ पे पहले लिस्ट ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हम एम्प्लॉय ले लेंगे, अभी आ रहा है। तो एम्प्लॉय को ले लेते हैं और यहाँ पे हमने क्या लेनी थी, इसके अंदर से लिस्ट प्रोवाइड करेगा ये, तो लिस्ट ही वेरिएबल का नाम ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, मतलब डाउ क्लास हमारी ऐप क्लास है इस वक्त, तो ऐप ओबी इक्वल्स टू न्यू ऐप कर देते हैं। ठीक है, इसका इंपोर्ट जरूर लगाना है, अदरवाइज इसको ये फेच नहीं कर पाएगा। तो ओबी डॉट करके आप क्या करोगे, गेट रिकॉर्ड्स बाय पेज करोगे और इसको स्टार्ट इंडेक्स और टोटल की वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 2 वैल्यू जाएंगी यहाँ से और लिस्ट आ जाएगी। अब एक बार अगर लिस्ट आ गई ना, तो लिस्ट को फिर तो बस हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है, वैल्यूज को गेट करना है और यहाँ पे शो करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो टेबल है, अब आ जाओ टेबल पे, जो भी टेबल बनाया है इस टेबल में आ जाओ। जैसे फर्स्ट वाला टीडी आपने जो ले रखा है इसमें आओ, जो कि आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये ले लीजिए
और यहाँ पे आप लोग बस करेंगे क्या कि आपको अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्किंग करानी है, लेकिन आपने लूप नहीं लगाया ना अभी यहाँ पे। ठीक है, लूप लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, वैल्यू आपके पास आ गई, अब बस करना ये है कि हमें लूप चलाना है। तो लूप कहाँ से चलेगा, देखो जहां पे आपकी टेबल रो बननी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमें मल्टीपल रोज बनवानी है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप एक स्क्रिप्टलेट लगाओ पहले तो, और एक वाइल लूप लगा दो। ठीक है, वाइल लूप लगा दो या फिर चलो फॉर ईच लगा देते हैं। तो फॉर ईच लगाते हैं, एम्प्लॉय क्लास जो है आपकी इसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और कहाँ पे था हमारा लिस्ट नाम का ऊपर जो हमने वेरिएबल लिया था, यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करो। मल्टीपल रोज बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही रो बनाना काफी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्टलेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा दीजिए। तो ये फोर लूप का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ठीक है, और इसी के बीच में अब क्या रहेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी रोज बनती जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईडी में लेंगे ई डॉट गेट ईएमपी आईडी, सेम वे में यहाँ लेंगे ई डॉट गेट ईएमपी नेम, और यहाँ पे भी लेंगे परसेंट इक्वल ई डॉट गेट फोन। तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब जितने रिकॉर्ड्स गेट होंगे उतने रिकॉर्ड्स की वैल्यू यहाँ पे शो होती जाएगी। और जब ये टेबल बन जाएगा, टेबल क्रिएट होके बंद हो जाएगा, फिर आपके पेज के अकॉर्डिंग वैल्यू जाती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेज की वर्किंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी कोडिंग थी इसकी। तो मैंने अभी मैनुअल पेजेस बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज 3 कर देते हैं, और इस तरीके से आपका जो लूप है वो क्या कर रहा है, वैल्यू गेट कर रहा है। और उससे पहले मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन बनाया, लॉजिक बनाया पेज के लिए, और अपनी ऐप डॉट जावा से फंक्शन को कॉल करा दिया। ठीक है, और इसका हमने ऐप डॉट जावा के अंदर लिंक भी क्रिएट किया था। सॉरी, ऐप डॉट जावा कह रही हूँ, इंडेक्स डॉट जेएसपी में हमने इसका लिंक भी क्रिएट कर दिया था। तो ये वाली जो ऐप डॉट जावा है वो हमने कहाँ बनाई थी, यहाँ बनाई थी। ठीक है, चल रही है। इंडेक्स डॉट जेएसपी में हमारा लिंक भी सेट है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं, वर्किंग देखते हैं इसकी कैसे जाएगी। तो इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिंक आ रहा है, व्यू रिकॉर्ड्स बाय पेज। तो जब इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये अपलोडिंग कर रहा था, थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखा रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द प्रॉब्लम, अनेबल टू लोड क्लास com डॉट फाइल्स डॉट एंटिटी डॉट एम्प्लॉय। ये कॉपी पेस्ट का मामला होता है ना, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। ओके, तो JSP फाइल में प्रॉब्लम आ रहा है। एक और काम करते हैं, ये तो सब कुछ क्लोज करते हैं और अभी ओपन करके देखते हैं। तो शो रिकॉर्ड्स डॉट JSP में आके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल दी थी com डॉट फाइल्स डॉट एंटिटी डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल तो थी एंड इंपोर्ट भी ठीक लगा हुआ है इसका, इट्स नॉट गो बैड। सो एक काम और करेंगे, एक बार अपने प्रोजेक्ट में ही एंटिटी क्लास में आते हैं, एम्प्लॉय डॉट जावा ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा पैकेज नेम वगैरह ठीक चल रहा है। ऐप डॉट जावा में चेक करते हैं, यहाँ पे इसका इंपोर्ट भी ठीक होना चाहिए, तो इंपोर्ट भी ठीक लगा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, एक बार इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, लेट्स सी। सेम ही एरर आ रहा है, क्या दिखा रहा है, लाइन
22 पे एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड, क्लास कुड नॉट लोड रिक्वेस्ट क्लास। एक्चुअली देखो ये एरर तभी आता है जब आपकी क्लास की ना क्लास फाइल जनरेट नहीं होती। तो अगर क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी तो ये क्लास को फाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं ना, इसका हमने प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन तो किया ही हुआ था, एक बार वहां जाके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर था जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही थी। इसके अंदर SRC में देखते हैं, employee.java तो यहाँ शो कर रहा है, सोर्सेज एम्प्टी आ रहे हैं। मैम क्लास फाइल तो टारगेट में होती है। होती है टारगेट में, लेकिन अभी इसमें मैं देख रही थी कि और भी ऑप्शंस आती हैं इसकी, दैट वाई टू सी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय क्लास तो बन रही है यहाँ पे, व्हाई इट इज नॉट एबल टू फाइंड इट, वो चेक करना है। चलिए फाइल्स तो शो कर रहा है, बट आई थिंक देयर शुड बी एन इशू, क्योंकि ये फाइल को अगर फेच नहीं कर पा रहा है तो प्रोजेक्ट की ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इंपोर्ट लगा रहा है एंड देन उसके बाद भी फाइल को कह रहा है कुड नॉट लोड क्लास, तो फिर प्रॉब्लम है। app.java का भी इंपोर्ट ठीक लगा हुआ है। app.java जो थी हमारे फोल्डर में शो हो रही है, नहीं हो रही, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइल्स तो बन रही हैं, हो सकता है अपडेटेड ना हो इसका। तो इसको हम एक बार रन कर लेते हैं दोबारा से ऑन सर्वर। अभी तो कोई एरर नहीं दिखा रहा। कई बार ना क्या होता है, ये फाइल को रीड नहीं कर पाता, क्लास लोडिंग एक्सेप्शन ही आ रही है, अनेबल टू लोड क्लास कह रहा है। अभी एक्चुअली हमने पैकेज वैकेज पूरा कॉपी पेस्ट किया था ना, इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है, तो कई बार पिकअप करने में टाइम लगा देता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस कोड को एक बार रन करके देख सकते हो, फ्रेश से बना लेना, कॉपी पेस्ट ज्यादा मत करना, ठीक है। वैसे तो ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये तो इसका लोडिंग एरर है, दैट्स फॉर द रीजन यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है। अगर मैं आपको यही वाला प्रोग्राम नॉर्मल चला के दिखाऊं ना, तो ये बहुत आराम से चलेगा। सी, अगर आप लोग यहाँ पे मेन फंक्शन से इसको कॉल करके देखो, तो जैसे आपका फंक्शन का ऑब्जेक्ट तो बना ही हुआ था, ओबी डॉट करके मैं इसको क्या करती हूँ, गेट रिकॉर्ड्स बाय पेज करती हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे पेज नंबर 2 दिया और यहाँ पे दिया टोटल, टोटल की वैल्यू 4 दे दी, ठीक है। तो ये मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड्स बाय पेज के लिए। अब बस करना यही होगा कि मुझे एक और लूप चलाना है, या फिर हम ऊपर वाला भी रन होगा ना फिर, तो इसको कमेंट्स में डाल देंगे। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे कमेंट्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे रिकॉर्ड्स बाय पेज। अब देखो, अगर मैंने इस वाले प्रोग्राम को रन किया एज एन एप्लीकेशन, ये बार बार इसी फाइल के ऊपर प्रॉब्लम दिखा रहा है, कुड नॉट फाइंड एंटिटी क्लास। तो ये जो एरर आ रहा है मतलब बैकग्राउंड का ही एरर है। या तो ना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लास को फ्रेश से बनाना पड़ेगा, देन आई थिंक इट विल क्रिएट द प्रोग्राम। तो एक काम कर लेते हैं फिर, अगर मुझे ये मेथड चलाकर देखना है तो मैं कॉपी मेथड ही कर लेती हूँ। जो हमारा ऊपर वाला प्रोजेक्ट फोल्डर था, इसी के अंदर की जो फाइल थी,
यहीं पे इसको डाल देते हैं। बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था पैकेजेस को, तो उसकी डेफिनेशन को ये लोड नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज द रीजन आपका जो वेब वाला प्रोजेक्ट है ना, उसमें अपडेट होने में कई बार टाइम लगा देता है। सो नो वरीज, आप लोग अगर इसको फ्रेश से बनाते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो इशू। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो सी, मैंने दिया था पेज नंबर 2, तो ये 3rd रिकॉर्ड से 6 रिकॉर्ड्स तक की वैल्यू दिखा रहा है, राइट? तो कोडिंग हमारी इसकी ठीक हो रखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब एक तरह से अगर ये 3rd रिकॉर्ड से दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं दे रही हूँ, एक बार मैं डेटाबेस में देखती हूँ। सो E103 से दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है? तो 327 दिखा रहा है। अब इसी चीज को अगर हम एक बार फिर से देखते हैं, जैसे मैंने 2 दिया था स्टार्ट इंडेक्स, अच्छा स्टार्ट इंडेक्स मैंने 2 दिया था, तो 0 1 2 लगा लो, ओके? तो एक तरह से ये स्टार्ट इंडेक्स 2 की वैल्यू ले रहा है। तो 2 इंडेक्स से लेकर मतलब 0 1 2 अगर लगाएं, तो ये इस केस में 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये कह लो कि आपके पास वैल्यूज अब ऐसे आ जाएंगी। तो 0 1 2 और 3, तो मैंने इसको 2 इंडेक्स दिया, तो इसने 2 3 5 6 को दिखा दिया, क्योंकि वहां पे हमने इसको पेज नंबर के अकॉर्डिंग बनाया था ना, यहाँ पे तो ये पेज नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मान लो मैंने अगर 4 दिया, तो 4 रिकॉर्ड से आपकी 4 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये इसी तरीके से आप इसको जो भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आउटपुट शो करता जाएगा, ओके? तो मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे आपके, सारे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। तो आप लोग एक काम करिएगा, देखो बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट ठीक है, आप लोग ना एक काम करना, एक एक करके फाइल कॉपी करना, क्योंकि मैंने पैकेजेस उठा के सीधा कॉपी किए थे और इसने नाम भी उसके थोड़े बहुत चेंज वेंज कर दिए थे, तो हो सकता है उसी रीजन से यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसको मैं ठीक कर दूंगी, बाकी एक बार आप रन करके देखिएगा अपने पास बना के, आपका वर्क कर जाएगा ये, ओके? यस मैम। ओके, तो ठीक है, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसका एक ही मेथड रह गया, वो भी कर लेंगे, और इसको भी मैं एक बार कल दोबारा से रन करके दिखा दूंगी। एंड अलोंग विद दैट हम HCQL भी कल करते हैं क्लास में, ठीक है? सो एंड डू इट इन द क्लास रेगुलरली एवरीवन।